हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। लेबर लॉज की जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, आज उस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970, जिसको हम बोलते हैं CLRA एक्ट। CLRA एक्ट हम डिस्कस करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों लाई गई थी। बेसिकली क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इसलिए लाई गई थी कि जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट थी उसके रिक्रूटमेंट में समय लगता था। ठीक है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स टर्म के लिए जो काम जरूरी होता था, जो फिक्स टर्म का काम होता था, उतने ही दिन के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मार्केट से एम्प्लॉय कर लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज द सिस्टम of employing laborers through a contract by a contractor for a specified period। एक चुनिंदा समय के लिए कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू कुछ लेबर्स को हायर करना, एक स्पेसिफाइड काम करवाना, जो कि स्पेसिफाई पहले ही किया जाता है कि आपको ये काम करना है। वो स्पेसिफाई काम करवाना उस ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से वो काम करवाए। ठीक है, तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, स्पेसिफाइड वर्क के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट लेबर का यूज करते हैं, तब आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के लिए लायबल होते हैं। अ वर्कमैन इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर व्हेन दे आर असाइन्ड टू वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड through a contract by a contractor with or without the knowledge of the principal employer। मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करेगा, ठेकेदार को काम दे देगा कि जी मेरे को, जैसे बड़ा मेट्रो का काम है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन में मेरे को ये मेट्रो स्टेशन बनवाना है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर मेट्रो स्टेशन बनाएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर पटरी बिछाएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर टिकट का सिस्टम देखेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर वहां की पूरी मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट की सिक्योरिटी देखेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंप देते हैं, ठेका दे देते हैं। तो जैसे ही वो ठेका देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर को, अपने वर्कर्स को यूज करके, और उस वर्कर्स को यूज करके वो काम करवाता है, और अल्टीमेटली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वो काम करके मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन आर इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज। अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इज अ डेली वेजर और द डेली वेजेस आर अक्यूमुलेटेड। इसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नहीं देख सकते, दो दे आर इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज बट दे आर एम्प्लॉइज, दे हैव अ एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर उनकी पेमेंट नहीं देता है तो अल्टीमेटली अंडर सेक्शन 21(4) ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द ड्यूज बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द बिल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो दो दे आर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स बट दे आर द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ओनली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के तो वर्कर है ही वो, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के भी वर्कर्स हैं। और वो या तो वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, भाई वो एक दिन आए, एक दिन का काम था, कर लिया। वो जो डेली वेजेस उनके लिए स्पेसिफाइड की जाती हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, उन गवर्नमेंट की जो वेजेस हैं वो लेके चले गए, या फिर उनकी डेली वेजेस अक्यूमुलेट होती रहेंगी, इकट्ठा होती रहेंगी, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ के आखिरी में उनको जो डेली वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस के जो रेट हैं, वो उनको मिल जाएंगे एज अ मंथली सैलरी। तो सैलरी कैन बी डेली, वीकली और मंथली, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू हायर, उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनको सुपरवाइज करना, देखरेख करना, और उनको रिम्यूनरेट करना। रिम्यूनरेट मतलब उनको पगार देना, उनको वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये था इंट्रोडक्शन। इन इंडिया द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आर यूज्ड in various industries varying from skilled to semi skilled और unskilled। क्या होता है, कैटेगरी डिफाइन की जाती है, जैसा कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर डिफाइन है।
तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आप अनस्किल्ड लेबर हैं, आप सेमी स्किल्ड हैं, आप स्किल्ड हैं या आप हाईली स्किल्ड हैं, तो कैटेगोरिकली डिफाइन किया जाता है लेबर्स को। बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस द स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर एनालाइज्ड बाय न्यूमरस कमीशन, बहुत से कमीशन बनाए गए, कमेटी बनाई गई, इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद में भी। और जो इनकी परिस्थितियां हैं, इनके जो वर्किंग कंडीशन थी किनकी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की, उनको आंका गया, ठीक है, कि उनको चेक किया गया, एनालाइज किया गया। रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने भी किया और बहुत सी सारी कमेटी थी, और लेबर ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का लेबर ब्यूरो है हेडक्वार्टर, जो उसने भी एनालाइज किया, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाई कि क्या स्थिति है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की इस देश के अंदर। उसी के बेस के ऊपर उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उनकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी, और सबसे बड़ी बात थी उनकी जो लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इन सब का एनालिसिस किया गया। और बाद में ये माना गया कि इसके लिए हमें एक ठोस लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है। तो उस ठोस लेजिस्लेशन के लिए क्या लेजिस्लेट किया गया, कौन सा कानून बनाया गया, कानून बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 which came into force on 10th of February 1971। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 का एक्ट है, जो कि लागू कब हुआ, 1971 10 फरवरी को लागू किया गया, CLRA एक्ट, ठीक है। एंड टू रेगुलेट द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स एट द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो कंडीशन ऑफ सर्विस है कि उनको फर्स्ट एड फैसिलिटी मिलेगी, टॉयलेट फैसिलिटी मिलेगी, यूरिनल फैसिलिटी मिलेगी, जो पेमेंट होगी उनकी वेजेस है वो 7 तारीख से पहले दी जाएंगी। अगर वो 1000 से कम लोग वहां पे काम कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर 1000 से ज्यादा कर रहे हैं तो बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ उनको क्रेडिट कर दी जाएगी सैलरी। अगर सैलरी कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है तो अंडर सेक्शन 21(4) लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। और अगर किस कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर रखना है, कहां पे प्रोहिबिशन करना है, तो ये सब एनालाइज किया गया और डाल दिया गया इस एक्ट के अंदर। बहुत ही इलेबोरेट करके ये एक्ट बनाया गया। अब आइए देखते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या थे, क्या ऑब्जेक्टिव था इस का, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनकी एक्सप्लॉइटेशन को रोकना, उनके जो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स और द मैनेजमेंट, तो उसके प्रिवेंशन के लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। नेक्स्ट था टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड हैबिटेबल वर्किंग कंडीशन, जो वहां की वर्किंग कंडीशन थी, काम करने की स्थिति थी, वो एक अच्छी जो दयनीय स्थिति ना हो, मानवता वाली स्थिति हो, उनको प्रॉपर रेस्टिंग रूम मिले, उनको यूरिनल की अच्छी फैसिलिटी मिले, साफ पानी की सुविधा मिले, अगर रात को काम कर रहे हैं तो रेस्ट रूम मिले, ठीक है, वीमेन वर्कर्स हैं तो क्रैच फैसिलिटी मिले, ठीक है, टॉयलेट फैसिलिटी मिले, वॉशिंग रूम मिले, ये सब भी इंश्योर करना इस एक्ट का काम था। टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स, जो स्टेट और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड हैं जो एडवाइस करेंगे डे टू डे बेसिस के अंदर कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर क्या प्रोविजन आने चाहिए, ठीक है, कौन से प्रोविजन रिडंडेंट हो रखे हैं जिनको खत्म कर देना चाहिए, किस एम्प्लॉयमेंट को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए प्रोहिबिट कर देना चाहिए, ये सब प्रोहिबिशन, तो ये सब CACL भी बोलते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट के भी स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड होते हैं, ये सब की फंक्शनिंग को इंश्योर करना भी इसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो यहां पे हम दो बातें देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर कौन सी एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकती हैं, उनके एवज में उनको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कौन रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा, क्या कंडीशन होंगी रजिस्ट्रेशन की, कैंसिलेशन का क्या रूप रहता है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब भी इसी एक्ट के अंदर दिया गया था। टू स्टेट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स,
टू प्रोवाइड द पीनल प्रोविजन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट। ये भी इसी का स्कोप था कि अगर इस एक्ट के प्रोविजन कोई वायलेट करता है तो उसकी क्या सजा के प्रावधान है, क्या पनिशमेंट है, क्या ऑफेंस के लिए उनके ऊपर पीनल एक्शन होगा। ये भी इसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स के अंदर आता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्ट लागू कहां होगा, कहां पे एप्लीकेबल होगा, क्या इसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। तो एनी एस्टेब्लिशमेंट वेयर 20 और मोर वर्कमैन, सबसे इंपॉर्टेंट है 20 और मोर वर्कमैन, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आर एम्प्लॉयड और वर एसोसिएटेड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑन एनी डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, कि अगर किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी भी 12 महीने के, पिछले 12 महीने के अंतराल के दौरान किसी भी एक दिन 20 या 20 से ज्यादा वर्कर वहां पे एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड थे या हैं, तो दोनों ही केस में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 के प्रोविजन लागू होंगे। ये नहीं है कि इंस्पेक्टर जिस दिन वहां पे इंस्पेक्शन करने गया उस दिन 5 ही लोग काम कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्टर इस लायबिलिटी से नहीं बच सकता कि जी मेरे को तो 5 ही लोग हैं। आप उसका रजिस्टर उठा के देखेंगे और किसी भी 12 महीने में किसी भी एक दिन अगर उसने 20 या 20 से ज्यादा वर्कर लगाए हैं तो वहां पे पूरे साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं इसका। आपने कभी बिल्डिंग बनते देखी होगी, तो यूजुअली जब आम पार्लेंस में इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या जो भी लोग हैं जो कि ऑफिसर्स हैं अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, वो इंस्पेक्शन पे जाते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, आप रैंडमली जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, 5-10 वर्कर काम कर रहे होंगे, कोई टाइल लगा रहा होगा, कोई पानी पकड़ा रहा होगा, ये सब होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन उसकी छत लग रही होती है, जिस दिन छत लग रही होती है उस दिन 50 वर्कर वहां पे काम कर रहे होते हैं, मशीन लगी होती है, क्योंकि वो छत का काम जो होता है वो टाइम बाउंड काम होता है। और उस समय क्या है, लोग मसाला बना रहे होते हैं रोड़ी बजरी कलेसर का, फिर उसको ऊपर ले जाया होता है, ऊपर वो प्लेन बिछा रहे होते हैं, कई मैसन लगे होते हैं, कई लेबरर लगे होते हैं। तो ऐसे समय पे जब छत लग रही होती है तब आप देखेंगे तो उस दिन की अगर आप हाजिरी उठा के देखेंगे उस दिन 50 वर्कर लग रहे होंगे। बाकी इंटीरियर काम में तो 5-10 वर्कर बहुत होते हैं। तो क्या वो संस्था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 के दायरे में आएगी या नहीं? जी हां, अगर पिछले 12 महीने के दौरान किसी भी एक दिन अगर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर वहां काम पे लगे हुए हैं तो वो संस्था उसके दायरे में, इस एक्ट के दायरे में आएगी ही आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अभी कुछ टाइम में, कुछ सालों में कई स्टेट्स ने, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स ने, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है लेबर का, तो ये जो लिमिट है ये 50 और मोर वर्कर्स कर दी है सिर्फ अपने स्टेट के लिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप, और इस एग्जाम के लिए अगर आता है कि हाउ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल विल बी, when will be the contract labor regulation and abolition act will be applicable, तो आंसर रहेगा 20 और मोर वर्कमैन का। ये 50 और मोर वर्कमैन की कंडीशन कुछ स्टेट्स के अंदर ही एप्लीकेबल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो ये कंडीशन रहेगी 20 और मोर वर्कर्स की। एनी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज 20 और मोर वर्कमैन एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑन एनी प्रीसीडिंग 12 मंथ, या तो कोई संस्था कर रही है या कोई कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कर रहा है, तो दोनों ही केस में एप्लीकेबिलिटी होगी CLRA एक्ट की। द एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इफ द वर्कमैन आर एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। Section 2B of the Act states that a workman is deemed to be employed as contract labor when he is hired in or in connection with such work
और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये जो कंडीशन है कि कोई संस्था कॉन्ट्रैक्ट 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखती है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर रखता है, ठीक है, या फिर कोई भी वर्कर जिनको डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन वो इन कनेक्शन विद सम वर्क विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रखे गए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कैटेगरी में आते हैं, वहां भी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। अब देखते हैं ये एप्लीकेबिलिटी कहां नहीं रहेगी। The act does not apply to any organization or establishment where any work of intermittent or casual nature is performed. The act states that a work is deemed to be of intermittent nature if it is performed for less than 120 days in preceding 12 months or it is of non-seasonal character and is performed for less than 60 days in a year. तो कब नहीं रहेगी इसकी एप्लीकेबिलिटी? अगर वो जो काम है वो इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर का है। कैजुअल नेचर का मतलब वो लंबा चलने वाला काम नहीं है, साल में जैसे बारिश के दिनों में होता है, जब मुंबई में मानसून आ रही होती है तो कुछ टाइम के लिए उसको वर्कर्स को रख लिया जाता है। तो अगर एक साल में 120 दिन से कम का काम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे वर्क इज ऑफ इंटरमिटेंट नेचर और वहां पे प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाई नहीं होंगे। तो हमने देखा कि कैजुअल नेचर का काम या इंटरमिटेंट नेचर का काम रहेगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड इन एन एडवाइजरी और मैनेजरियल कैपेसिटी। अगर एडवाइजरी या मैनेजर की कैपेसिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखा हुआ है वर्कर, तब भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो ये हमने देखा एप्लीकेबिलिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एसेंशियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। क्या क्या एसेंशियल प्रोविजन है ये देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है कि एडवाइजरी बोर्ड बनाए जाएंगे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी। किस लिए बनाए जाएंगे? द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड shall be consist of a chairman appointed by the central government। एक चेयरमैन होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। द चीफ लेबर कमिश्नर, जो CLC होते हैं, लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया हेड होते हैं, चीफ लेबर कमिश्नर, जो कि दिल्ली के अंदर बैठते हैं, ठीक है। तो चीफ लेबर कमिश्नर भी उसके एक मेंबर होंगे। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनेट 11 to 17 मेंबर, 11 से 17 मेंबर नॉमिनेट करेगी इस बोर्ड के अंदर टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, रेलवेज को करेंगे, कोल मिनिस्ट्री को करेंगे, माइनिंग इंडस्ट्री को करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को करेंगे, वर्कमैन को करेंगे, या फिर मेंबर ऑफ एनी अदर फील्ड विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ought to be represented on the सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा कौन होंगे? एक चेयरमैन होगा जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, चीफ लेबर कमिश्नर होंगे, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 11 से 17 ऐसे मेंबर जो कि गवर्नमेंट के मेंबर हैं, रेलवे मिनिस्ट्री के हैं, कोल मिनिस्ट्री के हैं, ऑयल फील्ड मिनिस्ट्री के हैं, कुछ एम्प्लॉयर की साइड से हैं, कुछ एम्प्लॉयज की साइड से हैं, वर्कर्स की साइड है। तो ऐसे 11 से 17 मेंबर भी रिप्रेजेंट करेगी जो कि पार्ट होंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के। फर्दरमोर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट the number of members nominated to represent the workmen shall not be less than the number of members nominated to be principal employer or the contractor। मतलब जो यहाँ पे हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्टर्स के भी होंगे और वर्कमैन के भी होंगे, तो ये नेसेसरी है, ये कंडीशन जरूरी है कि वर्कमैन की रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। They shall not be less than the number of workmen, they shall not be number of employers or representative of management और contractors। तो ये हमने देखा एडवाइजरी बोर्ड की कंपोजिशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की कंपोजिशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब जैसा कि हमको पता है कि जो लेबर सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो सिमिलरली हर स्टेट की अलग अलग कंडीशन होती है। तो
स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एरिया के अकॉर्डिंग स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बना सकती हैं। तो जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगा वो कवर किया गया है सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 4 ऑफ द CLRA स्टेट्स दैट द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, एक चेयरमैन जो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट, हर रिस्पेक्टिव स्टेट के एक लेबर कमिश्नर होते हैं तो वो भी इसके पार्ट होंगे, जैसे वहां पे CLC पार्ट थे चीफ लेबर कमिश्नर, यहाँ पे लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट पार्ट होंगे। और इन देयर एब्सेंस एनी अदर ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है लेबर कमिश्नर उस टाइम ना हो तो एडिशनल लेबर कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट 9 to 11 मेंबर्स, वहां पे 11 to 17 मेंबर्स थे, यहाँ पे 9 to 11 मेंबर्स होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इस बोर्ड का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि जो मैनेजमेंट या कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर्स के मेंबर हैं वो वर्कमैन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहनी चाहिए एडवाइजरी बोर्ड के अंदर वर्कर्स की और एम्प्लॉयर्स की। Both the state and central advisory board have the power to form the committees under this act as they may think fit. The committee will function under the provision of the act and will carry out necessary duties and responsibilities. इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ बदलाव जाना है, कुछ सुझाव देने हैं, कुछ रिकमेंडेशन देनी है, तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ही अपने हिसाब से इसके तहत कुछ कमिटियां बना सकते हैं। वो कमिटी सिचुएशन को एनालाइज करके एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट करेंगी, रिकमेंड करेंगी और जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रिकमेंड की जाएगी अंडर द प्रोविजन ऑफ CLRA एक्ट ओनली। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब हमने देखा था कि इस स्कोप ऑफ द एक्ट के अंदर की रजिस्ट्रेशन देना एस्टेब्लिशमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देना, लेबर लाइसेंस। ये चीज समझने वाली है, ये दोनों ही चीजें अलग हैं। रजिस्ट्रेशन अलग होता है, लाइसेंस अलग होता है। कई लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं जो कि गलत है। तो किसी भी संस्था में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने के लिए, एम्प्लॉय करने के लिए, वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्टर, सबसे जरूरी होता है उस संस्था का, उस एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना। तो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रिंग ऑफिसर करेगा। ठीक है, संस्था का रजिस्ट्रेशन होगा, एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद उसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आप एम्प्लॉय कर रहे हो उन लोगों को उस रजिस्ट्रेशन के बेस पे लाइसेंस लिए जाएंगे। लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रजिस्ट्रेशन लेने में और लाइसेंस लेने में। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर लाइसेंस। तो लाइसेंस कौन लेगा? कॉन्ट्रैक्टर लेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट क्या लेगी? वो लेगी रजिस्ट्रेशन। तो आपने देखा होगा जैसे रेलवे है, रेलवे में बहुत सारे ठेकेदार काम पे लगे होते हैं। तो अल्टीमेटली एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है रेलवे का, किसी भी, मान लीजिए मैकेनिकल डिवीजन का चीफ मैकेनिकल इंजीनियर CME एक रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर नहीं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन ले लेगा और उसके बाद वो टेंडर फ्लोट करेगा। तो टेंडर फ्लोट के बाद बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे जो कि उसके अंदर काम करेंगे। उन कॉन्ट्रैक्टर को उस रजिस्ट्रेशन के एवज में लाइसेंसिंग दिए जाएंगे लाइसेंसिंग ऑफिसर के द्वारा अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। द एक्ट lays down the appropriate method for registration of the establishment employing contract labor. The appropriate government by order notified in the official gazette will be appointing such person being gazetted officer of the government as deemed fit to be registering offices under the chapter 3 of this act. मतलब गैजेटेड ऑफिसर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एज रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में देखा जाए तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो होते हैं वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर भी होते हैं, लाइसेंसिंग ऑफिसर भी होते हैं। ठीक है, और कई जगह रीजनल लेबर कमिश्नर जहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है वहां पे RLC रीजनल लेबर कमिश्नर भी एज अ रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफिसर अंडर द प्रोविजन ऑफ CLRA एक्ट अपॉइंट किए जाते हैं। तो
ये गैजेट नोटिफिकेशन आएगी और थ्रू दैट गैजेट नोटिफिकेशन गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी अपॉइंटेड एज रजिस्टरिंग ऑफिसर और लाइसेंसिंग ऑफिसर. इट फर्दर मेंशंस दैट the limits within which a registering officer shall exercise the power and function in this under this act, under the provision of this act. इसके अंदर डिफाइन किए जाएंगे आपकी क्या पावर होंगी, आपकी क्या ड्यूटीज होंगी, आपके क्या राइट्स होंगे. ठीक है, ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Section 7 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 states that the registration procedure of the establishment falling under this act. ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बताएगा. कौन बताएगा? सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट. द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टरिंग ऑफिस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. एक फॉर्मेट होता है, पहले ऑफलाइन होता है, आजकल श्रम सुविधा पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई होता है रजिस्ट्रेशन. तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होंगी, डिटेल्स होंगी, वो ऑनलाइन फिलअप करके, और पहले ऑफलाइन होता था, वो फॉर्म फिलअप किए जाते थे. आजकल ऑनलाइन फिलअप करके रजिस्टरिंग ऑफिसर जो भी कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन का ऑफिसर है उनका, उसके अंडर उसके वहां पे एप्लीकेशन लगाएंगे. उसके बाद जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो सारी चीजें डिटेल्स चेक करके वेरीफाई करके, ठीक है, और विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन अ टाइम वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है, इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, देन द एप्लीकेशन was prevented by sufficient cause from making the application in time. अगर लेट भी की गई है, कई लोगों को पता नहीं होता, ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने भी फेस किया है, तो उनको पता नहीं होता, तो अगर वो अपनी दे देते हैं लिखित में कि जी हमें इस बारे में ये कंडीशन थी, इसलिए हम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अप्लाई नहीं कर पाए, या हमारी पहले हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखते थे, अब हमने शुरू कर दिया है, तो अगर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उस संस्था को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स विल रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रांट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा, दे देगा. रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को लगता है कि जो एप्लीकेशन है वो गलत तरीके से दी गई थी, मिस रिप्रेजेंटेशन से फैक्ट छुपाए गए थे, या फिर इस एक्ट के वहां पे वायलेशन हो रहा है, इसके प्रोविजन को वायलेट किया जा रहा है, तो बाय गिविंग अ सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, registering officer has the power to revoke the registration also. The registering officer has the power to revoke the registration of the establishment with the approval of the appropriate government. यहाँ पे अप्रूवल लगेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो भी हायर अथॉरिटीज है उनका अप्रूवल लगेगा. अगर वो सेटिस्फाई है that the registration was received through misrepresentation or suppression of any material fact or any other reason which renders the registration ineffective. However, before revoking the registration, the registering officer must give an opportunity to the principal employer to be heard. मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दी जाएगी जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट. द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट after consultation with the appropriate advisory board, that is central advisory board or state advisory board, may prohibit the employment of contract labor in any process, in any operation or any other work in the establishment as stated under the section 10 of the act. section 10 क्या है? जैसा कि आपने नाम से देखा था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट. मतलब एक तो रेगुलेशन करनी है उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस को, और अगर जरूरत पड़े तो अगर वहां पे ज्यादा ही इश्यू हो रहे हैं, अगर वर्कर्स का शोषण हो रहा है तो प्रोहिबिशन भी करे. तो यहाँ पे पूरा वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट. तो कुछ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करते हैं कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अबोलिश करना है, प्रोहिबिट करना है एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर को,
तो वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू ये सुनिश्चित करती है कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लगेगी, आपको रेगुलर एम्प्लॉइज ही काम पर रखने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई एक्टिविटीज टेक्निकल नेचर की भी होती हैं, वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इफ इट थिंक्स फिट may prohibit the employment of contract laborers under the provision of section 10 of the CLRA Act. Moving on to next, licensing of contractors. Chapter 4 of the contract labor states the significant requirement and procedure for licensing of contractors. हमने देखा रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बाद अगला स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको लाइसेंस लेना, किससे? लाइसेंसिंग ऑफिसर से। दिस चैप्टर रेज डाउन द रिक्वायर्ड स्टेप फॉर ग्रांटिंग, रिवोकिंग, सस्पेंशन एंड अमेंडिंग अ लाइसेंस। तो चैप्टर 4 क्या बताता है कि कैसे लाइसेंस लिया जाता है, कैसे उस लाइसेंस का सस्पेंशन हो सकता है, कैसे लाइसेंस रिवोक हो सकता है, या फिर लाइसेंस में अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, ये बताता है चैप्टर 4 ऑफ द CLRA एक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ licensing officers. Appropriate government by notification in the official gazette may appoint the licensing officer as per the provision of section 11 of the act. तो section 11 of the act के हिसाब से यहाँ पे भी जैसे वहां पे रजिस्टरिंग ऑफिसर बनाए गए थे, यहाँ पे इस एक्ट के अंदर लाइसेंसिंग ऑफिसर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, अपॉइंट करेगी। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ही लाइसेंसिंग ऑफिसर भी होते हैं, वही रजिस्टरिंग ऑफिसर भी होते हैं। ग्रांट, रिवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द लाइसेंस। एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट मस्ट कंटेन द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कहां पे आपकी एस्टेब्लिशमेंट लोकेट है, ठीक है, क्या नेचर ऑफ काम किया जाएगा, नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्क टू बी डन, वहां पे किस नेचर का काम किया जाएगा, ऑपरेशन और वर्क फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज टू बी एम्प्लॉयड, जहां पे क्या प्रोसेस होगा, क्या ऑपरेशन होगा जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जरूरत है। तो ऐसे नेचर ऑफ एक्टिविटी भी उसके अंदर मेंशन करना एप्लीकेशन में जरूरी है। द ग्रांटेड लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ओनली एंड मे बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमेंडमेंट करवाना पड़ता है समय समय पे, वहां पे टाइम लिमिट नहीं होती, लेकिन लाइसेंस होता है वो एक टाइम लिमिट के लिए मिला होता है, 1 साल के लिए, 6 महीने, जितना पीरियड ऑफ वर्क है, तो हर साल उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड मेंशन्ड इन द लाइसेंस यू विल हैव टू गेट इट रीन्यूड, आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है लाइसेंस का, जबकि रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं होता है। However, if it comes to the attention of the licensing officer that the license has been obtained by misrepresentation, suppression of facts, and whatever the provision of the CLRA Act have been violated, so he may, after giving suitable time to be heard, अगर उसको टाइम देके, उसको अपॉर्चुनिटी देके, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करके उसको भी रिवोक कर सकता है, लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि जो लाइसेंस लिया है वो फैक्ट छुपा के लिया गया है तो, या फिर उसको अमेंडमेंट कर सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर अपील। सेक्शन 15 क्या बताता है? सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एनी पर्सन एग्रीव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मे अपील टू the appellate officer appointed by the appropriate government in this behalf within 30 days from the date of order when the order is communicated to him। अगर लाइसेंस आपका रिवोक हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो आप सेक्शन 15 के अंडर आप जो एप्लेट ऑफिसर होते हैं, हायर ऑफिसर जो होते हैं, आप एप्लेट अथॉरिटी जो होती है, वहां पे 30 दिन के अंदर अंदर जब आपको ऑर्डर मिला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील दाखिल कर सकते हैं कि जी मेरा जो लाइसेंस है वो गलत तरीके से या फिर रिवोक किया गया है और मुझे इंसाफ चाहिए। तो आप अपील लगा सकते हैं एप्लेट अथॉरिटी के पास अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर।
पेमेंट ऑफ वेजेस। अब आते हैं, बात करते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू पे द रिक्वायर्ड वेजेस टू ईच वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड पीरियड यहाँ क्या होता है, अगर 1000 से कम कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहां काम कर रहे हैं तो बाय 7 तारीख के अंदर अंदर 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7 तारीख के अंदर अंदर पिछले महीने की पगार मिल जानी चाहिए। अगर 1000 से ज्यादा काम कर रहे हैं तो 10 तारीख तक मिल जानी चाहिए। तो ये जिम्मेवारी होती है कि 7 या 10 व्हाटएवर मे बी दैट स्टिपुलेटेड टाइम कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पैसे दे देगा, उनका वेजेस पे कर देगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर इस काम को करने में फेल हो जाता है तो अंडर सेक्शन 21(4) ऑफ द एक्ट it is the responsibility of the principal employer to pay the dues to the contract workers directly by deducting it from the bills of the contractor. If the contractor fails to make the payment within the stipulated period, then the principal employer shall be liable to make payment of wages in full or the unpaid balance thereof. ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है कि वो डायरेक्टली पे कर दे, या तो पूरी पेमेंट कर दे, या उनका जो ड्यूज बचे हुए हैं वो पे कर दे। ठीक है, बाद में आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपनी जो बिल की एडजस्टमेंट है वो करते रहो, वो आप लोगों का काम है। वर्कर्स को पैसा मिल जाना चाहिए विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ओनली। ये कहता है सेक्शन 21(4) ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर, जो बहुत यूज किया जाता है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं, पैसा खा के भाग जाते हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास जाके डायरेक्टली पैसा ले सकता है। मतलब कहने का ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो भी रिश्ता हो, वर्कर को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। द वेजेज आर टू बी फिक्स्ड बाय कमिश्नर ऑफ लेबर। जो वेजेज हैं वो जब टाइम टू टाइम गैजेट नोटिफिकेशन आती है, मिनिमम वेजेज एक्ट की नोटिफिकेशन आती है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सब फिक्स कौन करेगा? चीफ लेबर कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ लेबर इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो आपने देखा था कि रेगुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, तो आपके यहाँ पे कंडीशन ऑफ सर्विस को रेगुलेट करना है। प्लेस की जो कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशन है, वो सब वेलफेयर कंडीशन है, उस सब का भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट CLRA एक्ट के अंदर जिक्र किया गया है। अंडर चैप्टर 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज। मतलब ये ड्यूटी किसकी है? एक तो वेजेस की ड्यूटी सेक्शन 21(4) में किसकी थी? अल्टीमेटली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की थी। यहां पर भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि आपको ये फैसिलिटी देनी है। अगर कॉन्ट्रैक्टर उस चीज में फेल हो जाता है तो ये ड्यूटी बन जाती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, कि टू प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटी एडहेरिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या क्या है? अगर 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉय किए कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो वहां पे कैंटीन की फैसिलिटी देना जरूरी है। अगर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, तो 1 or more कैंटीन फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। और वो भी वहां पे भी जो कैंटीन में जो सामान मिलेगा वो सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलेगा, ये नहीं कि पूरे रेट पे मिले, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलेगा। तो वहां पे सब्सिडाइज्ड कैंटीन होना जरूरी है अगर वहां पे 100 या 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं। तो कंसर्निंग द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एट नाइट, अगर ऐसा काम चल रहा है जहां पे रात को भी कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के रुकने की जरूरत है, जैसे कि एयरपोर्ट में काम चलता है, 24 घंटे फ्लाइट चलती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर 3 शिफ्ट में काम करते हैं, तो रात को भी काम करते हैं, तो प्रॉपर रेस्ट रूम की सुविधा का होना बहुत जरूरी है। द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन रेस्ट रूम और suitable facilities which shall be sufficiently lighted, ventilated, clean and comfortable। तो उनको आराम करने के लिए रेस्ट रूम की सुविधा जो कि वेंटिलेटेड हो, साफ सुथरी हो, कंफर्टेबल हो, सुविधा देना भी अंडर द प्रोविजन ऑफ CLRA एक्ट मैंडेटरी है। और यहाँ पे
कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारियां हैं कि वो साफ पानी की सुविधाएं करवाए, साफ पानी, ड्रिंकिंग वाटर, लेटरिन की सुविधा करवाए, यूरिनल्स की सुविधा करवाए, अलग अलग मैन के लिए अलग, विमेन के लिए अलग, वॉशिंग फैसिलिटी दे, फर्स्ट एड फैसिलिटी दे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब देना जिम्मेवारी है अंडर द प्रोविजन ऑफ CLRA एक्ट कॉन्ट्रैक्टर की, और ये इंश्योर करवाना जिम्मेवारी है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, infringement of provision concerning employment of labor, contract labor। सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है कि इस एक्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग होना जरूरी है, और अगर कोई इसके प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट का प्रावधान है, वो ऑफेंस समझा जाएगा। अंडर सेक्शन 23 ऑफ द CLRA एक्ट रेगुलेट्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। It states that if anyone violates any provision or any rules concerning this employment of contract labor or contravenes any provision under the condition of license granted under this act, will be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months, 3 महीने तक की जेल का प्रावधान है, और a fine which may extend to 1000 rupees or both। 1000 रुपए तक का फाइन लग सकता है, 3 महीने तक की जेल हो सकती है, अथवा दोनों भी हो सकते हैं। अगर आप किसी लाइसेंस की कंडीशन को वायलेट करते हो या कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन को वायलेट करते हो, तो आपको 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान, 1000 रुपए तक की फाइन का प्रावधान, अथवा दोनों भी हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, cognizance of the offense। Under section 26, a court of law can take a cognizance of the offense only when a complaint is made by inspector and not court inferior to the presidency magistrate or judicial magistrate first class shall take cognizance of the offense punishable under this act। मतलब कोई भी कोर्ट cognizance ले सकता है, कोई इंस्पेक्टर अगर कंप्लेंट लगाता है प्रॉपर फॉर्मेट में, लेकिन जो जज होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, वो या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अंदर कोग्निजेंस नहीं लेगा। मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो JMFC की रिक्वायरमेंट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फॉर टेकिंग द कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस टू ट्रायल। आप यहाँ पे इस एक्ट के अंदर केस चलाने के लिए मिनिमम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की नीड है, नेसेसरी है। इससे नीचे का कोई ऑफिसर इसके कोग्निजेंस नहीं ले सकता। तो ये प्रोविजन थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970 के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के लेबर सीरीज में हम कुछ और भी प्रोविजन देखेंगे, कुछ और एक्ट्स देखेंगे, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।